हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को डिस्कस करने लगेंगे। याद रखिएगा, हम चैप्टर रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे हैं और रेस्पिरेशन के अंदर हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि गैसेस जो है वो नोज और माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर होती है, लंग्स तक जाती हैं। किसके जरिए? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए। अब लंग से लेकर इन गैसेस को बॉडी के सेलों तक कैसे पहुंचाया जाता है, ये किस जरिए से जाती है, यहां पर उस ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इनसाइड द बॉडी बाय ब्लड। राइट, तो आज हम इस पर डिस्कस करने लगे हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। लाइक ऑल अदर मटेरियल, गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन आवर बॉडी। याद रखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी दूसरे मटेरियल है, फूड है, वाटर है, जितने भी मटेरियल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। और इसी तरह से जो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड खासतौर पर जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो भी ट्रांसपोर्ट होती है किसके जरिए? ब्लड के जरिए। Oxygen is transported from lungs to the body tissues. ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, लंग्स में पहुंचती है, लंग्स से वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और वहां से बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचती है। While CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। जब ऑक्सीजन टिश्यूज में पहुंचती है, वहां वो ऑक्सीडेशन करती है, उसके रिजल्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स में, ताकि वो बॉडी से बाहर खारिज हो सके। ये दोनों गैसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर खास तौर पर ट्रांसपोर्ट होती है, और इन्हीं की ट्रांसपोर्ट सिंपल कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन आवर बॉडी। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और आज के लेक्चर में हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड को डिस्कस करेंगे कि ब्लड में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट। In blood, oxygen is transported by two methods. हमारे ब्लड के अंदर लंग से आगे की बात हो रही है, ऑक्सीजन दो मेथड से ट्रांसपोर्ट होती है। कौन कौन सा? नंबर वन, ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसीज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। सबसे पहले और सबसे ज्यादा मिकदार में 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हमारे जो रेड ब्लड सेल है, यहां आप गौर करेंगे, मैंने रेड ब्लड सेल ड्रॉ किए हैं। इन रेड ब्लड सेल के अंदर एक खास पिगमेंट होता है, एक खास प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। यानी ये हीम, आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़कर एक प्रोटीन बनी हुई है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन बिल्कुल ऐसे है जैसे मैग्नेट है। मैग्नेट को हम किसी भी लोहे की चीज के करीब करें, मेटल के करीब करें, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। एग्जैक्ट इसी तरह से हीमोग्लोबिन जब भी ऑक्सीजन के करीब जाएगी और ऑक्सीजन का वहां पर जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होगा, एक मिकदार ज्यादा होगी, तो ये ऑक्सीजन को पिक कर लेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि 97% जो ऑक्सीजन है हमारे लंग्स में से, उसको आरबीसीज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन पिक कर लेते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। भाई ये ऐसे ही पिक हो जाती है। इसे पिक करने के लिए भी दो मेन मैकेनिज्म काम करते हैं। पहला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी O2। वो कैसे? जब लंग्स में हम इनहेल करते हैं गैसेस को एनवायरनमेंट में से, तो गैसेस में ऑक्सीजन काफी ज्यादा मिकदार में 21% से ज्यादा ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफी ज्यादा होता है। और एक और चीज हमारे ब्लड और एल्वेलाई के साथ अटैच होती है, या एल्वेलाई के अंदर जो हमारे लंग्स के एल्वेलाई हैं, एक और खास किस्म का एंजाइम पाया जाता है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रीज कहा जाता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रीज जो है, ये हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में क्या करता है कि ऑक्सीजन को जो है वो कंबाइन कर लेता है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, आरबीसीज के अंदर। इस तरह से जैसे ये लंग्स की बात हो रही है, यहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रीज एंजाइम मौजूद होता है और ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है किसके साथ?
आरबीसीज के साथ, आरबीसीज में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ, और फिर ये ब्लड आगे चल पड़ता है इसको लेकर। यहां यही बात की गई है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, द ब्लड ऑफ the ability of hemoglobin to bind with oxygen is called oxygen carrying capacity of the blood, and each molecule, इस बात पे मैं आना चाह रहा था, each molecule of hemoglobin can combine with 4 oxygen molecules to form oxyhemoglobin। देखें 4 oxygen molecule एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ जो है वो कंबाइन हो सकते हैं। याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और हर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। इस तरह एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इसलिए 97% जो ऑक्सीजन है वो यूं ही चली जाती है। अब जैसे हीमोग्लोबिन Hb प्लस 4O2 एक Hb मॉलिक्यूल के साथ 4O2 मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं और ये बन जाता है Hb4O2 यानी ऑक्सीहीमोग्लोबिन। The oxygen carrying capacity of the blood is directly proportional to the partial pressure of oxygen यानी PO2। जितनी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी वो इतनी ज्यादा कंबाइन करेगी, जितनी कम होगी वो इतनी कम कंबाइन करेगी। जैसे एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन फौरन कंबाइन करती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन जब टिश्यू में पहुंचती है तो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, ब्लड में ज्यादा होता है। अब ब्लड से ये हीमोग्लोबिन को छोड़कर ऑक्सीजन टिश्यूज में चली जाती है। उसके बाद इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज व्हिच इज प्रेजेंट इन एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। मैंने कहा एल्वेलाई ऑफ लंग्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहा जाता है और ये ब्लड की पीएच को भी कंट्रोल करता है और यहां पर जो है वो ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर देता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, कितनी मैक्सिमम ब्लड ले जाती है, याद रखिएगा द मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज 20 ml per 100 ml of blood and which is achieved at 100 mm of HPO2। मतलब अगर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर भी 100 हो तो ब्लड के 100 ml के अंदर 20 ml जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। ऐसा कैसे होता है, याद रखिएगा कि ब्लड के 100 ml के अंदर तकरीबन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है पर 100 ml of blood। Since 1 gram of hemoglobin combined with 1.34 ml of O2, एक क्योंकि वो 4 मॉलिक्यूलों से अटैच हो सकती है, जब उसकी रेशो निकालें तो एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 1.34 ml से 1 ग्राम जो है वो अटैच हो जाता है and therefore 100 ml of blood contain 15 को, क्योंकि टोटल 15 ग्राम है, 1.34 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है, 20 ml of per 100 ml। तो ये है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। याद रखिएगा ये आर्टेरियल ब्लड में और वेनस ब्लड में अलग अलग होता है। तो ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड की बात करें, द अमाउंट ऑफ O2 इन आर्टेरियल ब्लड इज 19.4 ml, क्योंकि थोड़ा सा कम हो जाता है। पूरे का पूरा PO4 का जो प्रेशर है, PO2 का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो आर्टरीज में जाकर थोड़ा सा कम हो जाता है। वही अल्वेलाई जितनी वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो उनमें ये कम होकर 19.4 पे आ जाता है, जो 97% सैचुरेटेड होता है। कितना होता है? 97% सैचुरेटेड। उसके बाद ऑक्सीजन इन द वीनस ब्लड की बात करें, while amount of O2 in the venous blood is only 14.4%, तो भाई वो 5% किधर गया? क्योंकि इधर 19.4% था, वो 5% जब ब्लड टिश्यूज के पास से गुजर रहा था तो उसने वो 5% ऑक्सीजन ब्लड को दे दिया। 5 ml जो ml ऑक्सीजन था वो उसने टिश्यू को ट्रांसफर कर दिया। तो इससे हमें एक बात समझ आई कि हर मर्तबा जो ब्लड लंग से लेकर टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट होता है वो सारी ऑक्सीजन वहां नहीं छोड़ता, बल्कि उसमें से सिर्फ 5% ऑक्सीजन वहां छोड़ देता है या 5 ml ऑक्सीजन छोड़ देता है। 14.4% वापस वीनस ब्लड में आ जाता है because 5 ml of O2 is released to the tissues during exercise।
more O2 is needed by muscles, so more oxygen is released into the tissues by the arterial blood. जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई हैवी वर्क कर रहे होते हैं उस दौरान हमारे मसल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, लिहाजा हार्ट रेट में ब्लड ज्यादा ऑक्सीजन को छोड़कर आता है, वापसी पर उसमें ऑक्सीजन कम होती है। आगे चलते हैं यार, ट्रांसपोर्ट ऑफ in dissolved form, transport of oxygen in dissolved form। तो यहाँ शुरू में आपको बताना भूल गया था कि transport of oxygen by blood plasma in the dissolved form, only 3% of oxygen is transported as dissolved in the blood plasma। 97% तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आरबीसीज ले गए, जो 3% बची थी वो ब्लड के प्लाज्मा में, आपको पता है ब्लड के दो हिस्से होते हैं, 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल होते हैं। तो उस 55% प्लाज्मा के अंदर 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है और ये भी ट्रांसपोर्ट होकर साथ ही चलती है। A small amount of O2 is transported in the dissolved form in blood plasma, it is only 3%, जैसे मैंने बता दिया आपको। आर्टियल ब्लड में कितना होती है? नॉर्मली इन आर्टियल ब्लड इट्स अमाउंट इज ओनली 0.29 ml per 100 ml, क्योंकि ओनली 3% है तो सिर्फ 0.29 ml जो है वो पर 100 ml ब्लड के अंदर आर्टियल ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। दिस अमाउंट में इंक्रीज अप टू 0.3 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड। जब ये एक्सरसाइज में किसी दूसरी सीजन में ये बढ़ भी सकती है, 0.29 की बजाय 0.3 ml तक ये जा सकती है पर 100 ml ऑफ ब्लड में। इन वीनस ब्लड की बात करें, 100 ml of venous blood has only 0.12% of 12 ml of the dissolved oxygen। जब वीनस ब्लड वहां से टिश्यू से होकर वापस आया तो उसने भी कुछ ऑक्सीजन वहां रिलीज की है, तो उसके अंदर सिर्फ 0.12% जो है 0.12 ml जो है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन बाकी रह जाती है, जो कि प्लाज्मा वापस ले आता है। ट्रांसपोर्ट टू द सेल्स, thus only 0.17 ml of O2 is transported to tissue in dissolved state। डिसॉल्व सेल स्टेट के अंदर यहां से जरा दोनों को अगर प्लस कर लें, 0.3% टोटल गई थी, उसमें से वापस आ रही है 0.12%, तो 0.17% जो है वो ब्लड ने उनको टिश्यूज को दे दी, वहां पर पहुंचा दी गई, कैसे? डिसॉल्व फॉर्म। ठीक है जी, तो ये था कि ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होती है। अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने अच्छी तरह से सुनना है और मेमोराइज करना है, क्योंकि ये पेपर में बहुत दफा पूछा जा चुका है। होप आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।